हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वस्तुओं का वर्गीकरण, पदार्थ क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैं 8 क्लास का वीडियो डालती थी, लेकिन अनुष्का जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप 6 क्लास का वीडियो भी डालो, तो मैं खासकर उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। मैं अनुष्का जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कहीं पर भी आपका डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वस्तुओं के वर्गीकरण जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि वस्तु क्या होता है। दोस्तों, आप अपने आसपास चारों तरफ जितने भी चीज़ों को देखते हो, जैसे कि टेबल, कुर्सी, बेंच, बैलगाड़ी हो गया, साइकिल, स्कूटर, कपड़ा, सभी प्रकार के बर्तन, खिलौने, जल हो गया, पत्थर, कलम, कॉपी इत्यादि, ये सब क्या है? वस्तुओं के उदाहरण हैं। सभी वस्तुएं जो होती है वो पदार्थों की बनी होती है। वस्तुएं जो होती है ना, उसमें समानताएं भी होती है और विभिन्नताएं भी होती है। कहने का मतलब है कि वस्तुएं एक दूसरे से मिलता जुलता भी हो सकता है और एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकता है। दोस्तों, वस्तुओं को उसके आकार, रंग और अन्य गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों या फिर वर्गों में बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए इस तालिका से समझ सकते हो। यहाँ पर तालिका में एक तरफ दिया गया है वस्तुओं का समूह और दूसरे तरफ दिया गया है क्या? समूह में पाई जाने वाली समानता। यहाँ पर जो दिया है वस्तुओं का समूह, इसमें सबसे पहला क्या दिया है? सेब, आम, संतरा, अंगूर, चावल, गेहूँ, सब्जी। ये सब क्या है? खाद्य पदार्थ है, यानी खाने वाली वस्तुएं हैं। तो ये एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, मतलब एक समूह के वस्तु इसको कह सकते हैं। दूसरे लाइन में क्या है? रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे, नींबू घड़ा, ये सभी गोल आकृति वाले वस्तुएं हैं, मतलब ये भी एक दूसरे से समानता रखते हैं। वैसे ही आप तीसरे में देख लोगे तो क्या है? साइकिल है, मोपेड है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, हवाई जहाज, ये सब क्या है? ये सब यातायात के साधन है, मतलब ये सब एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ है, मतलब ये समान प्रकार के वस्तुओं के समूह हैं। ये सभी जो लाइनें हैं इसको आप पढ़कर समझ सकते हो कि ये सभी एक दूसरे से समानता रखते हैं। ठीक है, ये जो लाइनें हैं, एक लाइन में मतलब जितने भी वस्तुओं का नाम यहाँ पर दिया है ये एक दूसरे से समानता रखते हैं, लेकिन एक लाइन है और दूसरा लाइन है, ये दूसरे लाइन की तुलना में एक दूसरे से बिल्कुल भी भिन्न है, मतलब समानता नहीं रखते हैं। जैसे कि पहला में आपने देखा गया कि ये सभी खाद्य पदार्थ है, दूसरे में क्या है? ये सभी गोल आकृति वाले वस्तुएं हैं। ये अपने आप में सेब, आम, संतरा ये सब समान समूह के हैं, लेकिन ये दूसरे वाला जो है, जैसे इसको भी ले लेंगे, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये खाद्य पदार्थ, एक है खाद्य पदार्थ है और दूसरा है यातायात के साधन। मतलब जितने भी खाद्य पदार्थ है वो एक दूसरे से समान समूह रखते हैं। यातायात के भी जितने यहाँ पर वस्तुएं हैं वो भी एक दूसरे से समानता रखते हैं, लेकिन खाद्य पदार्थ और यातायात ये एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि ये एक दूसरे से समानता नहीं रखते हैं। इतना सब जानने के बाद आप वस्तुओं का वर्गीकरण को परिभाषित भी कर सकते हो और अच्छे से समझ भी सकते हो। यहाँ पर मैं इसका परिभाषा लिख रही हूँ। ठीक है, समान प्रकार की वस्तुओं को एक वर्ग या समूह में रखने की क्रिया को वस्तुओं का वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया वस्तु का वर्गीकरण की परिभाषा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमने क्या बताया था कि जितने भी वस्तुएं होती है वो पदार्थों से बनी होती है। वस्तुएं एक प्रकार के पदार्थों से बनी हो सकती है या फिर एक से अधिक प्रकार के पदार्थों से भी बनी हो सकती है। यहाँ पर 3 टॉपिक है जो ध्यान में रखने वाली है। क्या? कि एक ही पदार्थ से कई प्रकार के वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक से कितनी सारी वस्तुएं बनती है, जैसे बाल्टी,
लंच बॉक्स हो गया, कई सारे खिलौने हो गया, पाइप हो गया, कुर्सी टेबल इत्यादि। मतलब एक प्लास्टिक से ही बहुत सारा वस्तु बन सकता है। दूसरा टॉपिक है क्या कि एक ही वस्तु कई प्रकार के पदार्थों से बनी हो सकती है, जैसे कि गिलास हो गया। ये गिलास, ये तो आप अपने घर में भी देखते होंगे ना कि गिलास जो होता है वो कांच का भी होता है, स्टील का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है इत्यादि। ठीक है। और हमारा तीसरा टॉपिक है क्या कि एक ही वस्तु के निर्माण में कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग हो सकता है, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए किताब हो गया। किताब को बनाने के लिए कागज़ की आवश्यकता होती है, स्याही की आवश्यकता होती है, धागा, गोंद इत्यादि ये सब की आवश्यकता होती है। ठीक है। हमने पदार्थों के बारे में इतनी सारी चर्चा की, लेकिन पदार्थ होता क्या है? सबसे पहले मैं इसके परिभाषा को लिखती हूँ, फिर समझेंगे। ठीक है। पदार्थ वह सामग्री है जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, जो दबाव डाल सके, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके तथा जिसके अस्तित्व का हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। ये हो गया पदार्थ की परिभाषा, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है। सबसे पहले क्या है कि पदार्थ वह सामग्री है, मतलब वह चीज़ है, वह वस्तु है जिसमें भार हो, मतलब वस्तुओं में भार होती है या फिर पदार्थ में भार होती है। जैसे कि किताब हो गया, ये एक पदार्थ है। कलम हो गया, ये भी एक पदार्थ है। आप जब इसको उठाओगे तो इसको उठाने के लिए हमें थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है, यानी कि इसमें भार है। दूसरा क्या है, जो स्थान ग्रहण करे, वस्तुएं जो होती है वो स्थान भी ग्रहण करती है। कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु को रखने के लिए या फिर सभी वस्तुओं को रखने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। जैसे कलम हो गया, टेबल हो गया या फिर कुर्सी हो गया, कुछ भी वस्तु उसको रखने के लिए हमें कुछ स्थान की भी आवश्यकता पड़ती है। जो दबाव डाल सके, वस्तुओं में अगर भार है तो वो दबाव भी डालेंगी, ये तो जाहिर सी बात है, जब भार होगा तो वो दबाव भी डालेंगी। जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके। यहाँ पर बात हुआ अवस्था परिवर्तन की। जैसे मान लीजिए कि बर्फ़ हो गया, वो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। यहाँ पर क्या कहा कि ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके, अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन, तो ठोस अवस्था है। ठीक है। अगर हम उसको गर्म करेंगे यानी कि ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, बर्फ़ जो है वो पानी में बदल जाएगा, यानी कि ठोस अवस्था से अपने द्रव अवस्था में चला आएगा। तो यहाँ अवस्था परिवर्तन हुआ। अगर द्रव को फिर और ऊर्जा देंगे और गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चला जाएगा। तो यहाँ भी ऊर्जा द्वारा अवस्था परिवर्तन होगा। ठीक है। अगला क्या था, जिसके अस्तित्व का हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। जैसे कई सारे पदार्थ ऐसे भी होती है जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि हवा हो गई, हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ की पत्तियां हिलते रहती है या फिर धूल कण को उड़ते हुए देखते हैं तो क्या कहते हैं कि हवा चल रही है। तो हम इसको देख नहीं सकते, सिर्फ अपने ज्ञान से अनुभव कर सकते हैं। वही कह रहा है कि पदार्थ वह सामग्री है जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, जो दबाव डाल सके, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके तथा जिसके अस्तित्व का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। ये हो गया पदार्थ की परिभाषा। ठीक है। अब बात आता है कि पदार्थ कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या? ठोस, द्रव और गैस। वैसे तो रासायनिक दृष्टिकोण से भी पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। क्या? तत्व, यौगिक और मिश्रण, जो कि हमें अगले क्लास में पढ़ना है। ठीक है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे ठोस, द्रव और गैस की, यानी कि पदार्थों को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को कैसे परिभाषित करेंगे? ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उस पदार्थ के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। कोई भी ठोस पदार्थ होगा उसका आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा। जैसे कि मान लीजिए टेबल को ले लीजिए, वो एक ठोस पदार्थ है। टेबल को अगर आप कहीं भी रख दोगे या फिर छत पर रख दोगे, नीचे रख दोगे, चौकी पर रख दोगे, वो
टेबल ही रहेगा और वो उतने आकार की ही रहेगी। ऐसा नहीं कि उसको एक जगह से दूसरे जगह रख दोगे तो वो छोटा भी नहीं होगा और बड़ा भी नहीं होगा। उसका आकार जो है वो वैसा ही रहेगा जैसा आप रखोगे। उसका आयतन भी निश्चित ही होगा, मतलब वो छोटा भी नहीं होगा और बड़ा भी नहीं होगा। वो जितने आयतन में पहले से था वैसा ही रहेगा, ठीक है। वही कह रहा है कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। उदाहरण के लिए क्या है, लकड़ी, लोहा, पीतल, बर्फ इत्यादि ठोस पदार्थ के उदाहरण है, ठीक है। दूसरा क्या है, द्रव। द्रव क्या होता है, द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उस पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 1 लीटर दूध को ले लो। अगर आप 1 लीटर दूध को बाल्टी में रख दो तो भी 1 लीटर रहेगा, उसको केन में रख दो तो भी 1 लीटर रहेगा, उसको गमले में रख दो तो भी 1 लीटर ही रहेगा। यानी कि उसका आयतन जो है वो हमेशा निश्चित होगा लेकिन उसका आकार अनिश्चित होगा। कहने का मतलब है कि उसे जिस भी बर्तन में रखा जाएगा या फिर जिस भी पात्र में रखा जाएगा वो उसी का आकार ले लेगा, उसका अपना कोई आकार नहीं होता है। उसको अगर बाल्टी में रखोगे तो वो बाल्टी का आकार ले लेगा, गिलास में रखोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, मतलब उसका अपना कोई आकार नहीं होता है। वही कह रहा है कि द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उस पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे जल हो गया, दूध, तेल, शहद, पारा इत्यादि द्रव पदार्थ के उदाहरण हैं। अगला है गैस। गैस क्या होता है, गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उस पदार्थ के आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। मतलब गैस का कोई आकार नहीं होता और कोई आयतन भी नहीं होता है। गैस को कहीं पर भी रख दो वो एक जगह नहीं रह सकता, मतलब उसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। उसको कहीं भी रख दो, अगर कमरे में लेकर रख दो तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगा। उदाहरण के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे आप कोई अगरबत्ती जलाते हो, एक जगह जलाते हो लेकिन उसका सुगंध काफ़ी दूर तक फैल जाता है। क्यों? क्योंकि वो गैसीय अवस्था में होता है, वो एक जगह नहीं रह सकता। वो जहाँ जहाँ भी उसको खुला स्थान मिलेगा वो सब में फैल जाएगा। वही कह रहा है कि गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित। उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या है, वायु हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जल वाष्प इत्यादि गैसीय पदार्थों के उदाहरण है, ठीक है।